ये सबसे पहली खबर हम अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री का जनता दरबार 12 जुलाई से प्रस्तावित है। 12 जुलाई से मुख्यमंत्री का जनता दरबार शुरू हो जाएगा। इसे लेकर के मुख्य सचिव कुमारी शरण की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू हो चुकी है 11:30 बजे। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपर मुख्य सचिव गृह विभाग, साथ ही साथ विकास आयुक्त और राज्य के डीजीपी एसके सिंघल के साथ सभी जिले के डीएम, एसएसपी, डीआईजी, आईजी और सभी विभाग के प्रधान सचिव हैं। इस पूरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ये तात्पर्य है कि जो मानक है, प्रोटोकॉल है भारत सरकार का, मिनिस्ट्री ऑफ होम का, कोविड को लेकर के, उस प्रोटोकॉल के तहत ये जनता दरबार का पालन किया जाना है, उसी को लेकर के ये पूरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रहा है। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये तय कर दिया जाएगा कि संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री का जनता दरबार का स्वरूप बिल्कुल बदला होगा। इस बार जो स्वरूप पूरा बदला होगा, एक दिन में कितने लोग आएंगे, बैठने की व्यवस्था क्या होगी, सैनिटाइजेशन का व्यवस्था क्या होगा और किस तरीके से लोग मुख्यमंत्री से मिलेंगे और मिलने के बाद वो बाहर जब निकलेंगे तो उनको फिर सैनिटाइज किया जाएगा। तो पूरी व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने को लेकर राज्य के मुख्य सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। हमने जो बताया ये सभी फैसले हो गए हैं। इस बार संक्रमण को लेकर के पूरी व्यवस्था बदल दी गई है। आने वालों की संख्या लिमिटेड की जाएगी सोमवार को, और अगले सोमवार को फिर आने वालों की संख्या लिमिटेड होगी। तो हर सोमवार को ये व्यवस्था की जाएगी। फिलहाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अभी चल रही है। देर शाम तक महत्वपूर्ण अपडेट आएंगे, लेकिन जो अपडेट था मैंने दिया और पहली खबर साझा कर रहा हूं अपने दर्शकों से। 12 जुलाई को मुख्यमंत्री का जनता दरबार शुरू होना है, प्रस्तावित है और इसको लेकर के तैयारियां अंतिम चरण में है। और आज जो तैयारी है ये अंतिम चरण में है और आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग खत्म होगा, एक गाइडलाइन जारी होगा। उस गाइडलाइन की तरफ मुख्यमंत्री का जनता दरबार 12 जुलाई से शुरू हो जाएगा। चलिए, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बरगुवाल हम हमारे संवाददाता बता रहे थे कि 12 जुलाई से जो जनता दरबार प्रस्तावित है उसको लेकर तैयारियां वहां पर शुरू कर दी गई है और इसी के मद्देनजर ये बैठक की गई है, जिस बैठक में ये चर्चा की जा रही है कि किस तरीके से कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए इसका आयोजन किया जाए, इसको लेकर क्या कुछ एहतियात बरते जाए, इसको लेकर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। खबर अगली मुंगेर से है, जहां प्रसाद खाने से 80 से ज्यादा लोग बीमार हुए हैं। प्रसाद खाने से कई लोगों की तबीयत बिगड़ी है, सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुंगेर के धरहरा प्रखंड के कोटवा गांव का मामला बताया जा रहा है। तो प्रसाद खाने के बाद कई लोगों की तबीयत बिगड़ी है और सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 80 से ज्यादा लोग बीमार हुए हैं प्रसाद खाने से और कोटवा गांव की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है बीमार होने के बाद। तो प्रसाद खाने के बाद लोग वहां पर बीमार हुए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीवान के महादेवा ओपी में पदस्थापित सोनी सुंदर कुमार बैठा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वर्दी का रौब दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि महोदय किस लहजे में आम लोगों से बात कर रहे हैं। वहीं वर्दी पहनने का स्टाइल भी ऐसा है कि शर्ट के बटन खुले हैं और ये कोई नई बात नहीं है। जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो सफाई देने लगे। नहीं, प्रेम की तरह बोली बोलते हैं। पब्लिक को समझ में कम आता है, इसलिए समझ में आता है कि कड़ा बोली बोलते हैं। हम लोग पब्लिक से हर नोचिला आप बात क्रम में गाली भी दे देते हैं ना, गाली हम लोग नहीं करते हैं। मेरे कैमरे में कैद है कि आपने गाली दे रहे थे, आप गाली भी दिए हैं। नहीं ना, गाली आपका पहनावा और हवा भी जो है, आपका जो प्रोटोकॉल है आपका अपना अलग टाइप का होता है। अभी कल का बटन पूरा खुला हुआ है, तो कभी ये मतलब ये क्या बॉटम में फुल वर्दी में आदमी रहता है, ऐसा बात नहीं है ना। गाड़ी वर्दी में आप है, अभी भी वर्दी में है, लेकिन आपका जो है कि खुला, तो ऐसा बात नहीं है। तो अचानक खुल जाता है और पानी साथ हम लोग अच्छे। और इसी के साथ यह वक्त चला छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी आप बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार की योजना में घाल में कारनामे आए दिन देखने को मिलते हैं। ऐसा ही एक मामला देखने को मिला है राजधानी पटना से सटी खुसरूपुर प्रखंड में, जहां 1.5 वर्ष पहले मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत 3 गांव को जोड़ने के लिए 1 करोड़ 21 लाख की प्रस्तावित राशि से NH30 से पचरूखिया गांव तक लगभग 2 किलोमीटर की सड़क का निर्माण किया गया, जिसमें गांव के एरिया का लगभग 1 किलोमीटर में नाला के साथ ढलाई सड़क का निर्माण करना था। साथ ही किसानों की सिंचाई के लिए
2 पुलिया के भी निर्माण करना था, लेकिन संवेदक ने अधिकारियों को मिलीभगत से गांव में बिना नाला के सड़क का निर्माण कर दिया, जबकि 2 पुलिया की जगह 1 पुलिया बनाकर काम खत्म कर दिया गया। अधिकारियों ने दिखावे के लिए सभी काम को बोर्ड में अंकित कर दिया और कागज पर नाला निर्माण और 2 पुलिया बनकर तैयार हो चुके हैं। गांव में नाला के नहीं रहने के कारण बारिश के मौसम में जल जमाव की स्थिति बनी रहती है, जिससे ग्रामीणों में सरकार के खिलाफ काफी आक्रोश देखा जा रहा है। ठेकेदार कहा कि सबसे पहले सड़क निर्माण होगा, उसके बाद नाला बनेगा, जो हम लिखित देते हैं और लिखित जो नाला रोड बनने के बाद नाला हम बना देंगे। रोड का निर्माण 1.5 साल हो गया, अभी तक नाला का कोई निर्माण नहीं हुआ, जिसके कारण बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा। उन्होंने हमें अवगत कराया है कि नाली को छोड़कर गली का निर्माण कर दिया गया है, क्योंकि नाली का निर्माण करने में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, इसलिए निर्माण नहीं हुआ है। लेकिन मेरे स्तर से निर्देश दिया गया है कि विवाद का स्थिति का निवारण लोकल स्तर पर हम लोग कर लेंगे, आप नाली का निर्माण अविलंब करना। सीतामढ़ी के बाजपट्टी प्रखंड के बनगांव दक्षिणी पंचायत के वार्ड नंबर 1 में स्थित दलित बस्ती की हालत तो खस्ता है। इस वार्ड में रहने वाले दलितों के कितनी ही पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन आने जाने के रास्ता नहीं मिल पाए। इनके पूर्वजों को स्थानीय 2 जमींदार ने अपने निजी जमीन में रहने की इजाजत दे दी, तब ये दलित बस्ती कायम होने लगी। जिस जमींदार ने बसने के लिए इन्हें अपनी कुछ जमीन दी, आज उन्हीं में से एक ने रास्ते को अतिक्रमण करने की भी कोशिश की। बाज़ाब्ता बाउंड्री लगा दिया गया है। आज़ादी के दशकों के बाद भी इस मोहल्ले में शिक्षा की रोशनी नहीं पहुंची है। यहाँ लोग अपना नाम तक नहीं लिख सकते। यहाँ के लोगों ने वैक्सीन उन्हें न लगे और न ही उनकी कोरोना जांच हुई है। यहाँ के लोगों ने सरकार और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। में मैट्रिक पास कितना आदमी है? एको को नहीं सर, एक भी नहीं है। एक भी नहीं। अच्छा, ये 8वां पास? कोनो नहीं है, 5वां तक ले नहीं। पढ़ा लिखा कोई नहीं कोई है? नहीं। काहे आप लोग अपने बच्चे को काहे नहीं पढ़ा रहे हैं? यहाँ पे स्कूल नहीं है? स्कूल नहीं है सर। हाँ, हॉस्पिटल की जमीन का अतिक्रमण से संबंधित मामला है जी, जिसका अभिलेख मेरे द्वारा खोला गया है। संबंधित पक्षों की सूचना दी गई है, विधिवत सुनवाई की जा रही है। बिल्कुल बगल में है और हॉस्पिटल में टीकाकरण ऑलरेडी चल रहा है जी। तो हमारे मोटिवेटर्स जाके, आशा और आशा फैसिलिटेटर जा करके पब्लिक को मोटिवेट करके यहाँ लाने का प्रयास किए हैं कई बार, लेकिन आना तो दूर, मोटिवेट होना तो दूर, उनके साथ, हमारे कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार। खबर पटना से, जहां आपदा प्रबंधन विभाग ने अलर्ट जारी किया। भारी वज्रपात को लेकर जारी की गई है चेतावनी। पूर्वी चंपारण के सिद्धि, अरेराज, पहाड़पुर, बंचरिया, सुगौली, तुर्कौलिया, ढाका प्रखंड में ये अलर्ट जारी हुआ। पश्चिम चंपारण के जोगपट्टी, ठकराहा, नौतन, बेतिया, बैरिया, मझौलिया, लौरिया प्रखंड में अलर्ट जारी किया गया। गोपालगंज जिला के गोपालगंज प्रखंड में अलर्ट हुई है। लोगों से घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। दोपहर 3 बजे तक के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। तो भारी वज्रपात को लेकर ये अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से दोपहर 3 बजे तक घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। तो आपदा प्रबंधन विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है। बघान मंडल क्षेत्र में मसान नदी लोगों के लिए अभिशाप बना हुआ है। नदी में जलस्तर में वृद्धि के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लगातार उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। क्षेत्र से होकर गुजरने वाली पहाड़ी नदी लोगों की फसल और घर को बर्बाद कर रही है। नदियों की जलस्तर में वृद्धि से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। जलस्तर में वृद्धि के कारण क्षेत्र के निचले हिस्से में पानी फैलने के साथ साथ कई जगहों पर नदी कटाव तेज हो गया है। बघा प्रखंड के सलाह बरियरवा पंचायत के गांव में मसान नदी काफी तेजी से कटाव कर रही है। एक तरफ लगातार नदी के कटाव के कारण लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन के द्वारा कोई ठोस पहल नहीं किए जाने के कारण से भी लोगों के मन में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कई गांव के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। मसान नदी है, इसका पानी आज से लगभग 25 से 30 दिन पहले आती है और यहाँ जो नदी थी गांव के पीछे से बहती थी, लेकिन अचानक नदी में तेज बाढ़ आता है और आपके सामने ये जो बीच गांव है हम लोग का, बीच गांव से यहाँ 4 घर को बहा के अपने साथ लेके चली जाती है।
40 घर जो है उधर जो गांव से बिल्कुल कट चुका है। अभी मामला सर है कि 1 महीने से बाद जो हम लोग को तबाह कर दिया है। धान का बीजड़ा हम लोग जो गिराए थे वो खत्म हो गया, अब को भी सूख रहा है। हम लोग कैसे क्या करेंगे यहाँ पर? आज तो कोई साहब सुबह यहाँ पर खबर लेने तक नहीं आया कि कैसी स्थिति है इस गाँव की। उधर कोलकाता से दरभंगा पहुंचे बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि नेपाल में हाल के वर्षों में पेड़ों की सबसे ज्यादा कटाई हुई है, जिसका नतीजा है कि जब बारिश होती है तो रेत के साथ पानी सीधे नदी में आ जाता है और नदी में उफान आ जाता है। नेपाल की वजह से उत्तर बिहार में बाढ़ आता है और इसमें बिहार के लोगों को कोई दोष उनका नहीं है। नेपाल में वृक्षों की कटाई हुई है पिछले 25-30 वर्षों में, 40 वर्षों में। इसका परिणाम है कि पहाड़ी क्षेत्र में बारिश की स्थिति में जो पहले कैचमेंट एरिया में जड़ पर पानी रुकता था, वृक्षों की कटाई के कारण पूरा का पूरा पानी रेत के साथ नदियों में चला आता है और परिणाम है कि बाढ़ का प्रकोप बिहार को, सबसे कुछ हद तक यूपी को भी, लेकिन बड़े क्षेत्र में बिहार को इसका। और ये अभिशाप इसलिए नहीं है कि बिहार के लोगों का उसमें कोई कसूर है, ये नेपाल की स्थिति के कारण बिहार को नुकसान झेलना पड़ता है। मोतिहारी में हर एक साल की तरफ से इस साल भी गंडक और बूढ़ी गंडक में कटाव जारी है। सुगौली प्रखंड में तेजी से हो रहे कटाव की वजह से लालपरसा और भवानीपुर गांव में दहशत का माहौल है। लोग खुद से अपने आशियाने को तोड़ रहे हैं और परिवार के साथ ऊंचे स्थानों पर शरण ले रहे हैं। एक आंकड़ों के मुताबिक इस साल अब तक 100 से अधिक परिवारों ने अपने घर को खुद ही तोड़ा है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 3 दिनों से लालपरसा गांव के सामने नदी में कटाव हो रहा है। यहाँ की स्थिति बहुत, भवानीपुर की स्थिति जो है बहुत भयावह स्थिति है। यहाँ 100 घर जो है नदी में समाहित हो गया है और कोई विधायक यहाँ देखने आज तक अभी नहीं आए। हमारे माननीय विधायक जी अभी तक यहाँ के गरीबों का हाल जानने के लिए इस गांव में नहीं आए। यहाँ के सबसे भयावह स्थिति है कि यहाँ के जो मुखिया जी थे उनका भी अकस्मात मृत्यु हो गया। यहाँ पर तत्काल आपातकाल का इस पंचायत में घोषणा होना चाहिए और यही हम आवाज जो है डीएम साहब तक पहुंचाना चाहते हैं कि डीएम साहब, आपसे निवेदन है, आपसे गुजारिश है कि इस पंचायत को अविलंब आपातकाल का घोषणा करना चाहिए। रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से नरकटियागंज में कई पहाड़ी नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। बलथर साठी से बेतिया, मैनाटाड़ से बेतिया, लोरिया से नरकटियागंज मुख्य मार्ग बंद हो गया, जिसकी वजह से हजारों लोगों को परेशानी हो रही है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि लोरिया नरकटियागंज मुख्य मार्ग के अशोक स्तंभ के पास 3 वर्षों से पुल निर्माण का कार्य चल रहा था। अशोक स्तंभ के खतरे को देखते हुए पुरातत्व विभाग की ओर से पुल निर्माण पर कार्य रोक लगा दिया गया है। बिहार में शराबबंदी के बाद भी शराब की तस्करी धड़ल्ले से जारी है। वहीं गोपालगंज में अलग अलग तरीकों से शराब बिकने का मामला सामने आता रहा है और आप देख सकते हैं इस वीडियो में किस तरह से एक शराब तस्कर कैसे शराब बेच रहा है। शराब बेचने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो नगर थाना क्षेत्र के सुकोलवा गांव निवासी उमेश शाह का है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि पत्तों के नीचे बोरे में शराब रखी है, जिस वजह से ग्राहक से पैसे लेने के बाद उसे निकालकर ग्राहक को चुपके से शराब दे देता है और ग्राहक उसे छिपा कर निकल जाता है। यानी शराब तस्करी का खेल लगातार कई दिनों से चल रहा है, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है। वहीं इस मामले में उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि इस वीडियो का जांच की जा रही है इसकी और जांच के बाद शराब कारोबारी के ऊपर कानूनी कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार किया जाएगा। वीडियो तो उसको हम देख लेते हैं और उस पर जांच करवा के कहाँ का है उसको वेरीफाई करवा, रेड करा के जो संबंधित का जो तस्कर है उसके विरुद्ध कार्रवाई होगा, पकड़ के जेल जाएगा। सीतामढ़ी में इंडो नेपाल बॉर्डर पर बैरगनिया सीमा खोलने को लेकर हुए विवाद में एक नेपाली नागरिक की पिटाई कर दी गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घायल को सुरक्षा बलों ने नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि नेपाल के गौर भंसार बॉर्डर को पैदल यात्रियों के लिए खोल दिया गया है, परंतु
बैरगैनिया बॉर्डर को एसएसबी ने नहीं खोला है, जिसकी वजह से भारतीय और नेपाली नागरिकों में आक्रोश है। भारतीय क्षेत्र से नेपाल के लिए निर्यात हो रही आवश्यक सामग्री के वाहन को भी नेपाली नागरिक रोककर नेपाल में प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं। करीब 500 नेपाली नागरिकों ने नो मैंस लैंड पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया है। वीरगंज में गाड़ी नहीं चलेगी, वीरगंज में तो इंडिया होगा जला चाहे कथी नाम है आगे गौतम दुलाल फोटो खींचा एसएसपी मारला का डंडा से नेपाल वाला कटिहार के साथ साथ बिहार के कई नगर निगम में पार्षदों का कार्यकाल समाप्त होने की स्थिति में सरकार अब प्रशासकों की नियुक्ति कर आगे के विकास कार्य को पूरा करेगी। कटिहार में डिप्टी सीएम सह नगर विकास मंत्री मीडिया से मुखातिब होते हुए साफ किया कि नगर निगम में पार्षदों का कार्यकाल समाप्त होने की स्थिति में नगर पंचायत वाला नियम लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर नगर निगम से जुड़े चुनाव को ही प्राथमिकता देना चाह रही है, लेकिन तत्काल लोगों के हितों में विकास प्रभावित न हो, इसलिए प्रशासक की नियुक्ति कर विकास कार्य को जारी रखा जाएगा। आपको बता दें कि कटिहार के साथ साथ बिहार के कई नगर निगम के पार्षदों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है या समाप्त होने वाला है। नगर स्थानीय निकाय हैं, उनका कार्यकाल अगर समाप्त होता है तो उसमें जो नगर पालिका का जो अधिनियम है उस आलोक में हम सब काम करते हैं। ऐसे जहां अवधि समाप्त हो गई है वहां प्रशासक की नियुक्ति होगी और फिर जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसमें फिर विधिवत जो उसकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसको बहाल करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव संपन्न कराता है, वो तिथि की घोषणा करता है। और नगर विकास एवं आवास विभाग ने ऐसे सभी स्थानों का जहां कार्यकाल पूर्ण हो चुका है या निकट भविष्य में पूर्ण होने वाला है उसकी सूची हम सब राज्य निर्वाचन आयोग भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने इस ईएसआईसी बेटा और न्यू गार्डनियर अस्पताल में पौधरोपण कर कोविड टीकाकरण जागरूकता अभियान की शुरुआत की। बताया जा रहा है कि अश्विनी चौबे 3 दिनों तक कारा बक्सर के विभिन्न टीका केंद्रों का निरीक्षण करेंगे। जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ टीकाकरण को लेकर लोगों में जागरूकता लाने के लिए बैठक करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री चौबे ने कहा कि कोरोना के विरुद्ध जंग में डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। तो हमारे बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।